हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। वीडियो नया है परंतु जो संबंध है वो अध्याय से बिल्कुल से बना हुआ है और ये आखिरी भाग है इस अध्याय का और इसके बाद नया अध्याय शुरू होगा। नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और ये जो आखिरी भाग है वो पूरी तरीके से आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो और जो सब खेल अभी तक चलता आया, पोषण का, श्वसन का, वगैरह वगैरह, वाहन का, वो सारा खेल आके इस पे खत्म हो जाता है और इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है? सबसे पहले आप इस शब्द को पूरी तरीके से समझना जरूरी है। उत्सर्जन अर्थात होता क्या है? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक चक्की में आपने गेहूं पिसाया तो गेहूं से सिर्फ और सिर्फ आपको आटा ही नहीं प्राप्त होता, उसके साथ कुछ वर्ज्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती। तो आप क्या करते हैं? उन्हें अलग करके अपना आटा अलग कर लेते हैं उसमें से। तो हूबहू ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। हमने जो भी पोषक तत्व ग्रहण किए, जो भी ऑक्सीजन, जो भी जल वगैरह, जो भी चीजें ग्रहण की अपने शरीर में, तो उसमें आवश्यक चीजों के साथ साथ कुछ अनावश्यक चीजें भी रहती हैं जिनको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उन्हें हमारे शरीर से अलग करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। तो जैसे विभिन्न सजीव विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार से श्वसन करते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के सजीव अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन भी करते हैं। एक कोशिकीय सजीव जो होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो अपनी शरीर की सतह से ही उत्सर्जन कर देते हैं, अनावश्यक पदार्थों को वहीं से बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं उनमें जटिल संरचना, जटिल अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वैसे मनुष्य अनावश्यक पदार्थ श्वसन के द्वारा भी बाहर निकालता है ना, और मलाशय द्वारा मल त्याग करके भी वो अनावश्यक चीजों को बाहर निकालता है। परंतु जो प्रमुख अंग है मनुष्य में उसे कहा जाता है वृक्क। तो आइए हम शुरू करते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है, मनुष्य जो है वो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ये भी एक प्रकार से उसके अंदर से उत्सर्जन हो गया, क्योंकि उत्सर्जन की परिभाषा मैंने दी, हानिकारक अनावश्यक पदार्थों को, अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन है। फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की हो या फिर कोई अमीनो टाइप अम्ल, यूरिन। तो परंतु जो हमारा प्रमुख उत्सर्जन अंग है, हमारा मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जन अंग है उसे वृक्क के नाम से जाना जाता है। एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ी गाढ़ा लाल रंग का होता है। देखिए, हल्का सा जो रीढ़ है हमारा डायफ्राम उसके नीचे का सुरक्षित होता है और हमारे रीढ़ की हड्डी के थोड़ा हल्का सा शरीर के थोड़ा पीछे भाग रीढ़ की हड्डी के समीप पाया जाता है। और ध्यान से देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि दो लाल कलर की जो वृक्क हमें दिख रहे हैं, उस वृक्क से लगी हुई दो पाइपें नीचे जाती हुई दिख रही होंगी आपको। वो दो पाइपें जो हैं वे कहलाती है मूत्र वाहिनियां। क्या कहलाती हैं? मूत्र वाहिनियां, जो कि किडनी से, हमारे वृक्क से, किडनी काफी सुना सुना नाम लगता होगा आपको, लेकिन वृक्क जो है वो काफी अटपटा सा, नया सा नाम लग रहा होगा, क्योंकि हम व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में किडनी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसी वजह से। तो वो मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय में मिल जाती है और फिर मूत्राशय में उन अनावश्यक पदार्थों को, जिसे यूरिन भी कहा जाता है, मूत्र कहा जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और फिर क्योंकि मूत्राशय जो है हमारा, वो हमारे तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल होता है और दबाव के कारण फिर उसे कैसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
अच्छा, अब दो रचनाएं, दो नलियां और दिख रही होंगी आपको किडनी के पास। एक नली कहलाती है वृक्कीय धमनी और एक नली कहलाती है वृक्कीय शिरा। और इस प्रकार से ये पूरा हमारा उत्सर्जन तंत्र है। इस उत्सर्जन तंत्र में इतने अंग, जिनका नाम बताया मैंने, इतने अंग पाए जाते हैं और इन सभी अंगों से मिलकर एक प्रॉपर से एक तंत्र बनता है जिसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। ये सबका सहयोग होता है और ये सब किस प्रकार से काम करते हैं आगे हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जो किडनी, जो वृक्क की बात कर रहा हूं, उसकी हाइट, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस वृक्क की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका वजन, इसका वेट 120 से लेकर 170 ग्राम जितना होता है वयस्क मनुष्यों का, ये एक एवरेज बता रहा है। और जैसे कि मैंने आपको रचना बताई, मूत्रवाहिनी और ये मूत्राशय और ये हमारा मूत्र मार्ग। तो चलिए अब हम किडनी के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा वो भाग है किडनी का जो पूरी तरीके से रुधिर को शुद्ध करने का काम करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब रुधिर में से आवश्यक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को अलग करने का काम करता है। उसका नाम है, उस अंग का नाम है नेफ्रॉन, हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, जिसकी रचना आपको दिख रही होगी। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ अंगों का नाम मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये नेफ्रॉन की डायग्राम है हमारी। इसमें वृक्कीय वाहिकाएं होती हैं और एक जो गोलाकार रचना आपको दिख रही है, उसके अंदर जो आपको केशिका नुमा रचना दिख रही है उसे कहते हैं रुधिर केशिका, रुधिर केशिका गुच्छ। और वो रुधिर केशिका गुच्छ जिस गोल नुमा रचना में पाई जाती है उसे कहा जाता है बोमेन की थैली, जो कि हमारा प्रमुख भाग है। देखिए ध्यान से, एक पार्ट से 2 वाहिकाएं आई हैं, उसमें एक पार्ट से रुधिर अंदर गया और दूसरी पार्ट से प्योर होकर, शुद्ध होकर, मतलब छन कर बाहर निकला। और फिर रुधिर उन वृक्कीय केशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिया गया, है ना। रुधिर आया और उस रुधिर केशिकाओं में निस्यंदन हुआ, निस्यंदन के द्वारा उसमें क्या हुआ, उसमें से अनावश्यक पदार्थों को अलग किया गया और फिर रुधिर को दूसरी नलिका द्वारा बाहर निकल गया। 2 नलिकाएं मैंने बताया था, एक वृक्कीय धमनी बताया था और एक वृक्कीय शिरा बताया था, जो हमारे वृक्क में प्रवेश करती हैं, है ना। और उनके द्वारा रुधिर जो है उससे जो अनावश्यक पदार्थ थे, वर्ज्य पदार्थ थे, उन्हें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और उन्हें वृक्कीय नलिकाओं द्वारा आगे भेज दिया गया। जिसे वहां पर क्या होता है, इन नलिकाओं द्वारा उनका पुनः शोषण करते हैं। पुनः शोषण के द्वारा, पुनः शोषण भी डिपेंड करता है, पुनः शोषण किस प्रकार, अगर लिक्विड की क्वांटिटी, जल की मात्रा तथा वर्ज्य पदार्थों की मात्रा पर आधारित होता है कि पुनः शोषण कि किस प्रकार होगा। तो चलिए हम एक बार अपने बुक की ड्राइंग द्वारा, बुक में, हमारी किताब में, जो हमारी पुस्तिका में जो नेफ्रॉन वृक्काणु की ड्राइंग दी गई है, हम उसको उसके द्वारा समझते हैं। तो आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये वृक्काणु का, एक वृक्काणु की ड्राइंग जो है आपको दिखाई जा रही है। और ऐसे मैंने आपको दिखाया हमारे वृक्क के अंदर ऐसी कितनी असंख्य वृक्काणु पाए जाते हैं। और ये हमारी वृक्क की, हमारी उत्सर्जन, हम ऐसा कह सकते हैं उत्सर्जन अंग तो हमारा क्या है, वृक्क है, परंतु ये जो वृक्काणु है ना, वो हमारी उत्सर्जन इकाई है। ध्यान से देखिए, इस रचना में आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने वुमेन संपुट आपको बताया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एनिमेशन देख लिया आपने, ड्राइंग्स के थ्रू समझ लीजिए। वुमेन संपुट, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा और जो कोशिका गुच्छ था वुमेन की थैली के अंदर, देखिए आप, है ना, वो कोशिका गुच्छ भी आपको दिख रहा है। और वहां से निकली हुई जो वृक्काणु नलिकाकार भाग जो है वो भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें पुनः शोषण होता है और अंततः उसे किडनी से, हमारे वृक्क से बाहर निकालकर मूत्रवाहिनी से होते हुए उसे मूत्राशय तक पहुंचा दिया जाता है। और वहां से मूत्र मार्ग द्वारा उसे, क्योंकि मूत्राशय जो है पूरी तरीके से हमारे तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट होता है और तंत्रिका तंत्र के अनुसार और दबाव, मूत्राशय के दबाव के आधार पर फिर उस मूत्र को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो
रुधिर की छनने की प्रक्रिया है, रुधिर को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, रुधिर से अनावश्यक पदार्थ अलग करने की प्रक्रिया है, वह एक वयस्क मनुष्य दिन भर में अपने वृक्क के द्वारा 180 से लेकर 200 लीटर जितना रुधिर प्यूरिफाई करता है प्रतिदिन। ये एक फैक्ट के रूप में भी आप याद रख सकते हो। और अब बारी आती है पादपों में उत्सर्जन। पादप किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं? वैसे तो आप देखने जाए तो हर एंगल से आपको गिनाने लगता हूं मैं, ध्यान से गिनते रहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन उनके लिए क्या है? अनावश्यक पदार्थ ही तो है, जिनका उन्हें कोई उपयोग नहीं है। दूसरी चीज, पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का भी निष्कासन करते हैं, जल को भी उत्सर्जित करते हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरी प्रक्रिया, कुछ पौधे जो होते हैं मृत कोशिकाओं के, कुछ उत्तक उनके अंदर ऐसे होते हैं पौधों के अंदर जो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ पौधे क्या करते हैं? पादपों के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको पत्तियों के द्वारा कुछ उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उन्हें पत्तियों में संचरित कर देती हैं और फिर पत्तियों के टूटने के दरमियान ही वो अनावश्यक पदार्थ उनसे अलग हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो गोंद और रेजिन के तौर पर भी अपने शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो अपने अंदर के उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए मृदा का उपयोग करते हैं, मिट्टियों का उपयोग करते हैं। अपने आसपास की मृदाओं में भी वो अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जन कंप्लीट होता है। जो भी चीज़ें थी रिपीट नहीं करूँगा, पीछे जाके देख लेना फिर से। और वो कुछ खास नहीं था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा उत्सर्जन के ऊपर जो मैंने बनाया। और फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें हमें, ताकि जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है और उसको मैं स्पेशली इम्प्रूव करने की, हमारी टीम इम्प्रूव करने की कोशिश करे और आपको अपना परफेक्ट दे सके। धन्यवाद, चलता हूँ, नमस्कार। अगली बार फिर से नए चैप्टर के साथ, नए भाग के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।